अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिहेवियर शो करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख के ही ये पहचान में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह के मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास फ्रॉम दिस टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बिहेवियर्स इंडिकेटेड बाय देयर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को स्टडी करना है। तो पहले इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लेते हैं। तो इन सब में y एक्सिस पर है स्ट्रेस और x एक्सिस पर है स्ट्रेन। तो अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स बना के देखते हैं। सबसे पहला बहुत ही आसान है। सपोज आपको इस तरह का मटेरियल बिहेवियर दे दिया, तो आप क्या कहोगे, ये किस तरह का मटेरियल है? डेफिनेटली यू विल से दिस इज लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ये है लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल मतलब एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन बनेगी। नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे दिया तो आप देख के कह सकते हो दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है तो यहाँ पर 2 रीजन आ रहे हैं। एक रीजन तो ये आ गया स्ट्रेट रीजन, दिस इज लीनियर इलास्टिक, और ये वाला जो पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है दिस इज प्लास्टिक रीजन। तो इसमें इलास्टिक रीजन भी है, इसमें प्लास्टिक रीजन भी है। तो इसको इलास्टोप्लास्टिक भी कह सकते हैं या इलास्टिक प्लास्टिक भी कह सकते हैं या फिर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक भी कह सकते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इलास्टोप्लास्टिक या फिर इलास्टिक प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बाकी के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स देखते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये इलास्टिक रीजन है, आगे का रीजन प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी हो रही है। तो इसको हम कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया इलास्टिक, ये वाला रीजन हो गया प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक होने के साथ साथ इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग भी है। सो इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट कर्व देख लेते हैं। नेक्स्ट कर्व कुछ इस तरह का है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल। अगर ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बिल्कुल नहीं बढ़ रही। सीधे आते हुए इस लेवल पर आया मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इस सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस रीच करने के बाद फिर आगे और स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। तो पहले शुरुआत में तो एकदम रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से एक लिमिट पे आने के बाद ये मटेरियल एक तरह से फ्लो करने लग जाता है, बिना कोई स्ट्रेस को बढ़ाए ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह के मटेरियल को कहते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, या फिर इसे हम रिजिड प्लास्टिक मटेरियल भी कह सकते हैं। रिजिड प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट बिहेवियर पे चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह का बिहेवियर, दिस इज आइडियल रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस तो बढ़ती जा रही है लेकिन स्ट्रेन जरा भी नहीं बढ़ रही, तो उसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह का मटेरियल है कि आपने इसके ऊपर अगर फोर्स लगाया तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है, जितना भी फोर्स लगाते जाओगे स्ट्रेस उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन जरा भी नहीं आएगा, देयर विल बी जीरो स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमेशा ही जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया रिजिड मटेरियल, इसका कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बिहेवियर को हम कहेंगे आइडियल रिजिड। नेक्स्ट बिहेवियर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पर बहुत ही मामूली सी स्ट्रेस, ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस पर ही कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता जा रहा है। तो स्ट्रेन बढ़ते ही जा रहा है, देयर इज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो इस तरह का बिहेवियर होता है एक फ्लूइड का। तो इस तरह का बिहेवियर हो जाएगा आइडियल फ्लूइड बिहेवियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिहेवियर थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन इसके ऊपर बस एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। इस तरह के बिहेवियर में ये आपको अभी तो दिखाई दे रहा होगा कि ये नॉन लीनियर इलास्टिक है। तो अभी तक को देखने पे तो नॉन लीनियर इलास्टिक ही लग रहा है भी ये नॉन लीनियर इलास्टिक। जब आपने स्ट्रेस बढ़ाई स्ट्रेन बढ़ती जा रही है और इस तरह से इसका बिहेवियर आता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कैच ये है कि अनलोडिंग कर्व अलग है। जब आपने इसको अनलोड किया तो अनलोडिंग पाथ कुछ इस तरह से आया। इलास्टिक लिमिट पर जाने के बाद भी इसकी जो अनलोडिंग पाथ है वो अलग आ रही है। सो अनलोडिंग पाथ इज लाइक दिस, इस तरह से अनलोडिंग पाथ आ रही है। तो नॉन लीनियर इलास्टिक में बेसिकली क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक में जब आपने लोडिंग की, इलास्टिक लिमिट तक पहुंचे, सपोज दिस इज द इलास्टिक लिमिट, और फिर जब आप अनलोडिंग करोगे तो वापस से इसी स्ट्रेस पाथ से होते हुए ये पूरी की पूरी डिफॉर्मेशंस को रिकवर कर जाएगा और इसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं बचेगा। तो स्ट्रेन तो इसमें भी नहीं बच रहा है, लेकिन इसका अनलोडिंग पाथ दूसरा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब हमने स्ट्रेन एनर्जी प्रोवाइड की थी तब स्ट्रेन एनर्जी इतनी प्रोवाइड की थी, ये जो ग्रीन वाले पोर्शन से देख रहे हैं हम, इतनी स्ट्रेन एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी इसको। लेकिन
जब अनलोडिंग की तो रिकवर कितनी हो रही है, ये अनलोडिंग पाथ से पता चल रही है, जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ। तो रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी बस इतनी है, तो यानी पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी रिकवर नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ स्ट्रेन एनर्जी का लॉस हुआ। हाउ मच स्ट्रेन एनर्जी हैज बीन लॉस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचा, ये वाला जो मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रेन एनर्जी लॉस हो गई। तो हर बार जितनी भी बार आप इसकी लोडिंग करोगे और फिर अनलोडिंग करोगे, फिर लोडिंग की, फिर अनलोडिंग की, तो हर बार ये जो शेडेड पोर्शन है, इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी। तो ये एक इस तरह से लूप बन जाएगा, हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लूप। और मटेरियल के इस तरह के बिहेवियर को कहेंगे विस्को इलास्टिक मटेरियल। विस्को इलास्टिक मटेरियल। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपको नहीं आएंगे एग्जाम में। आपको एग्जाम में कितना दिखाई देगा, बस लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व, बस इतना इतना आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपको मार्क करना है विस्को इलास्टिक में। तो आई होप ये सारे के सारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने बना लिए होंगे अपने कॉपी में।